हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर गुड वेल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारी रिलीजियस ट्रेडिशन इन दी इंडियन सब कॉन्टिनेंट पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल बनाए हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। सो नाउ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बुक का सिलेबस देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमें टोटल 4 यूनिट्स पढ़नी है। सो यूनिट 1 है हमारा मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन इन एशियन इंडिया। देन सेकंड यूनिट में हमें पढ़ना है मेडिवल इंडिया। देन थर्ड यूनिट है सोशलिज्म एंड हमारी अर्ली मेडिवल टू अर्ली मॉडर्न एरा तक। उसके बाद हमें यूनिट 4 के अंदर मॉडर्निटी एंड रिलीजन पढ़ना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट 1 से। सबसे पहले हमें एशियन इंडिया वाला पार्ट पढ़ना है, जिसके अंदर हमें 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है वैदिक एंड पुराणिक ट्रेडिशंस। देन हमें स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पढ़ना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर 1 से। तो हमारा चैप्टर 1 है वैदिक एंड पुराणिक ट्रेडिशंस। इसके अंदर हमें पढ़ना है वैदिक ट्रेडिशंस के बारे में। उसके बाद हम इसके अंदर जानेंगे इनके लिटरेरी सोर्स क्या थे, आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या है, और वैदिक लिटरेचर के बारे में। उसके बाद वैदिक पीरियड के अंदर इकोनॉमी के बारे में। देन अर्ली वैदिक सोसाइटी, देन रिलीजियस बिलीव्स, देन लेटर वैदिक पीरियड देखेंगे, फिर पुरानी ट्रेडिशन देखेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हमें ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि एशियन इंडिया में, मतलब कि एशियन इंडिया का जो कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है वो क्या था, और इंडिया की पहचान बनाने वाले रिलीजियस थॉट्स और प्रैक्टिसेस कैसे डेवलप हुए, ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पता चलेंगी। तो हमारी एशियन इंडिया की शुरुआत होती है सबसे पहले वैदिक ट्रेडिशन से। वैदिक ट्रेडिशन की बात करें तो ये सिर्फ एक रिलीजन नहीं था, मतलब इसके अंदर एशियन टाइम पे, मतलब एशियन इंडिया के टाइम पे ये उस वक्त की सोशल और इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस की भी एक हिस्सा था। मतलब कि जो वैदिक ट्रेडिशन है ये सोशल और इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस का भी हिस्सा था उस टाइम पे। और सबसे पहले इसके अंदर बात करते हैं, वेदास आते हैं इसके अंदर, जो कि सबसे पुराने टेक्स्ट है इन ट्रेडिशंस की, रूट है वो। ठीक है, तो वेदास की बात करें तो वेदास हिंदुइज्म का सबसे पुराना और मेन स्क्रिप्चर, मतलब कि धर्म ग्रंथ माना जाता है। इसके अंदर 4 मेन वेदास हैं। सबसे पहला है ऋग्वेदा। ऋग्वेदा सबसे पुराना वेदा है। देन दूसरा नंबर पे आता है सामवेद, जिसके अंदर गाने और संगीत से जुड़ी बातें हैं। ठीक है, मतलब कि गाने और संगीत की तरीके से इसके अंदर बातें बताई गई हैं। उसके बाद आता है यजुर्वेद, मतलब कि यज्ञ और रिचुअल्स के तरीके हैं इसके अंदर। उसके बाद आता है अथर्ववेद, जिसके अंदर डेली लाइफ, मैजिक और मेडिसिन से जुड़ी हुई बातें हैं। ठीक है, सो वैदिक लिटरेचर की बात करें तो ये सिर्फ इसके अंदर 4 वेद नहीं है, इसके बाद भी और भी टेक्स्ट आए इसके अंदर, जैसे कि ब्राह्मणास, जिसके अंदर रिचुअल्स की डिटेल्स दी गई हैं कि कैसे कैसे करना है सब कुछ। उसके बाद आरण्यकास, जिसके अंदर जंगल में रहने वाले सेजेस, मतलब कि ऋषियों के लिए फिलोसफी है। ठीक है, देन आता है उपनिषद, जिसके अंदर मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट है, मतलब कि आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। ओके, सो अब एवोल्यूशन की बात करें अर्ली वैदिक से लेकर लेटर वैदिक तक, तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वैदिक सोसाइटी 2 बड़े हिस्सों में बटी हुई है। सबसे पहली है अर्ली वैदिक पीरियड। यहाँ पे लोग पशुपालन से, मतलब कि पेस्ट्रोलिज्म और थोड़ी बहुत खेती से काम करते थे, मतलब काम चलाते थे। ठीक है, और इस टाइम पे जिंदगी बहुत सिंपल थी। लेकिन इसके बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें धीरे धीरे लोग एक जगह टिककर रहने लगे, मतलब कि सेटल कम्युनिटीज यहाँ पे स्टार्ट हुआ इस टाइम पे, और खेती बाड़ी बढ़ गई और सोशल ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स होती गई। इस टाइम पर सैक्रिफिशियल रिचुअल्स, मतलब कि यज्ञ और बलि बड़े लेवल पर होने लगे, और गहराई वाली फिलोसफिकल बातें होनी शुरू हो गई इस टाइम पे। और ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो ये लोग ऋग्वेद के अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मतलब कि इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में रहते थे। ठीक है, आज के हिसाब से ये जगह पंजाब और इंडिया, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों साइड का जो पंजाब है वहां पे, और हरियाणा में, राजस्थान में और सिंध में, मतलब कि पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहें तो इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे वैदिक टेक्स्ट ने भारत की शुरुआती संस्कृति, धर्म और समाज की बुनियाद रखी, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से शुरू होकर पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैली। ओके, तो अब
सबसे पहले हम जान लेते हैं इनके क्या सोर्स हैं। मतलब कि किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले या फिर कोई भी चीज है उसके बारे में पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी सोर्स क्या है। ठीक है, तो हमारे सबसे पहला आता है लिटरेरी सोर्स, मतलब कि साहित्यिक सोर्स। ओके, सो वैदिक पीरियड को समझने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जरिया वहाँ का साहित्य यानी लिखा हुआ और बाद में लिखा गया ज्ञान है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं 4 वेदास। ये सबसे मेन सोर्स हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदा का मतलब की बात करें, ये संस्कृत शब्द है विद, मतलब कि एक संस्कृत शब्द है विद, उससे आया है ये वेदा, जिसका मतलब होता है टू नोन, मतलब कि जानना। ओके, अब इसके बाद इन चारों वेदों के कलेक्शन को सामित्यास कहते हैं। ठीक है, और इनमें देवी देवताओं की पूजा के लिए भजन, मतलब कि हिम्स और प्रेयर्स हैं। ओके, एंड उसके बाद आता है हमारा ओरल ट्रेडिशन। शुरुआत में ये लिखे नहीं गए थे, बट इन्हें बोलकर याद किया जाता था और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सुनाकर पहुंचाया जाता था। ठीक है, इसलिए इनकी एग्जैक्ट डेट बताना थोड़ा मुश्किल होता है। ओके, अब बात करते हैं ब्रह्मास और उपनिषद की। ये बाद के वैदिक लिटरेचर का हिस्सा है। ठीक है, ब्रह्मनाज रिचुअल, मतलब कि कर्म कांड के बारे में बताते हैं। ठीक है, देन आता है उपनिषद, ये फिलोसफी, मतलब कि दर्शन शास्त्र और विचारों पर फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान। ओके, देन आता है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब कि जमीन से मिले सबूत। मतलब कि सिर्फ किताबें ही नहीं है, बल्कि जमीन की खुदाई करने के बाद भी कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करें तो पंजाब, यूपी और राजस्थान के इलाकों में 1700 बीसी से लेके 600 बीसी के बीच की सेटलमेंट, मतलब कि बस्तियां मिली हैं। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं पोट्री की, मतलब मिट्टी के बर्तन। तो एशियन हिस्ट्री में बर्तन बनाने का स्टाइल कल्चर की पहचान होता था। तो इन इलाकों में अलग अलग तरह की पोट्री मिली है। उसमें से हम बात करें तो ओसीपी, मतलब कि ऑक कलर्ड पोट्री, मतलब कि गेरुआ रंग के बर्तन। और दूसरी है ब्लैक एंड रेड वेयर, मतलब कि काले और लाल रंग के बर्तन। ठीक है, और ग्रे रंग के बर्तन जिन पर डिजाइन बने होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें मिली हैं। देन बात करें इंटरडिसिप्लिनरी लिंक की, तो स्कॉलर्स ने इन बर्तनों और सेटलमेंट्स का मिलान वैदिक टेक्स्ट में लिखी हुई बातों से करा है। ठीक है, ताकि उस वक्त की जो सही तस्वीर है वो साफ हो सके। देन हम बात करते हैं डीप डाइव इनटू वैदिक लिटरेचर, ऋग्वेदा की। तो ऋग्वेदा की बात करें तो ऋग्वेदा सबसे पुराना टेक्स्ट है। ठीक है, ऋग्वेदा को दुनिया के सबसे पुराने रिलीजियस टेक्स्ट में से एक माना जाता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ये 10 मंडल्स में डिवाइडेड है, मतलब हिस्सों में डिवाइडेड है। और इसमें 1000 से ज्यादा हिम्स है, मतलब कि जो भगवान की स्तुति में है, मतलब प्रेज में है। ओके, इसके अंदर मेन देवताओं की बात करें तो इसके अंदर मेन देवता हैं अग्नि, मतलब कि फायर, मतलब कि आग के देवता। दूसरे हैं इंद्र, जो कि किंग ऑफ गॉड्स है, मतलब कि वर्षा और युद्ध के देवता। ठीक है, देन है वरुण, जो कि ऑर्डर और नियम के देवता हैं। उसके बाद है सोम, मतलब कि एक खास पौधा या ड्रिंक जो रिचुअल्स में यूज होता था। ओके, देन आता है यहाँ पे भाष्य और टीकास, मतलब कि समय के साथ बड़े स्कॉलर्स ने ऋग्वेदा को समझने के लिए उस पर कमेंट्रीज, मतलब कि भाष्यास और इंटरप्रिटेशंस, टीकास लिखी। ठीक, ताकि लोग इन मुश्किल मंत्रास को सही से, मतलब कि इनका सही मतलब समझ सके। ठीक है, एंड लिटरेरी सोर्स तो हमने देख लिए हैं। लिटरेरी सोर्स तो ऋग्वेदा, सामित्यास, उपनिषद और रिलीजियस बिलीफ्स और फिलोसफी की जानकारी है इसके अंदर। ठीक है, देन आर्कियोलॉजिकल में हमने देखा है पीजीडब्ल्यू पोइट्री और ओसीपी सेटलमेंट्स एंड डेली लाइफ, रहने का तरीका और ज्योग्राफी। और उसके बाद ऋग्वेदा फोकस हमने देखा है, इसके अंदर 10 मंडल्स के बारे में जाना हमने ऋग्वेदा के अंदर, और 1000 हिम्स के बारे में और देवताओं के बारे में। ठीक है, और उनकी पूजा और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके बाद हम देखते हैं अपना शाम वेदा। ठीक है, शाम वेदा की बात करें तो मेलोडीज का वेदा है ये।
मतलब कि साम वेदा पूरी तरह से संगीत और धुन पर बेस्ड है। ओके, तो कनेक्शन की बात करें, इसका ऋग्वेदा से कनेक्शन की बात करते हैं तो इसके ज्यादातर मंत्र ऋग्वेदा से ही लिए गए हैं, ठीक है, लेकिन इन्हें गाने के अंदाज में अरेंज किया गया है। ओके, एंड देन हम बात करें इनके जो भजन हैं, इनको सोम सेक्रीफाइस जैसे बड़े रिचुअल्स के दौरान गाए जाते थे ताकि भगवान से कनेक्शन महसूस हो सके। देन इम्पोर्टेंस की बात करें तो इससे हमें इंडिया में जो म्यूजिक और स्पिरिचुअलिटी है उसके बीच का जो गहरा रिश्ता है वो समझ आता है। ओके, देन हम बात करेंगे अब यजुर्वेदा की, जो कि रिचुअल्स का गाइड बुक है। ओके, यजुर्वेदा जो है इसमें ज्यादातर प्रोज मंत्र मतलब कि गद्याय हैं जो कि पंडित यज्ञ के दौरान पढ़ते हैं। ओके, अब इसके अंदर जो मेन फोकस करने वाली चीज है वो है ये यज्ञ, सेक्रीफाइसेस और रिचुअल्स करने की स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देते हैं। ओके, अब इसके अंदर 2 ब्रांचेस हैं, यजुर्वेदा के 2 हिस्से हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है शुक्ला यजुर्वेदा, इसमें सिर्फ मंत्रास हैं। देन आता है कृष्णा यजुर्वेदा, इसमें मंत्रास के साथ साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। ओके, अब बात करते हैं रोल की, तो ये प्रीस्ट के लिए एक प्रैक्टिस मैनुअल की तरह काम करता है। ओके, अब हम अपने 4th वेदा के बारे में बात करते हैं जो कि है अथर्ववेदा। इसके अंदर हमें पता चलता है अथर्ववेदा के अंदर डेली लाइफ और रेमेडीज के बारे में बताया गया है। सो अथर्ववेदा बाकी तीनों से काफी अलग है क्योंकि इसका फोकस स्पिरिचुअल से ज्यादा प्रैक्टिस लाइफ पे है, ठीक है। अब इसके अंदर बीमारियों से बचने के लिए स्पेल्स मतलब कि मंत्र और तावीज हैं और जादुई उपचार हैं, ठीक है। और इसके बाद इसमें दुखों से छुटकारा पाने और सेहत अच्छी रखने, मुश्किलों से लड़ने के तरीके बताए गए हैं। ओके, सो इसके अंदर हम बात करें यूनिक पोजीशन की, ये हमें उस जमाने के लोगों की आम जिंदगी और डर और उनकी मेडिसिन के तरीकों की जानकारी देता है। ओके, सो बेसिकली हमारा जो वेदास का स्ट्रक्चर है वो 4 पार्ट्स हैं। ओके, हर वेदा 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। आप इसे एक हायरार्की की तरह समझ सकते हैं। ओके, सबसे पहला है साहित्यास, इनमें मंत्र और भजन होते हैं, ठीक है। देन आता है ब्रह्मणास, ये बताते हैं कि उन मंत्रों को रिचुअल्स में कैसे यूज करना है, ठीक है, मतलब कि इंस्ट्रक्शंस। देन आता है अरंक्यास, जो कि बताता है कि इन्हें फॉरेस्ट बुक कहा जाता है। ओके, बेसिकली अरंक्यास जो है वो फॉरेस्ट बुक कही जाती हैं। ये उन लोगों के लिए थे जो जंगलों में मेडिटेशन करते थे, ठीक है। ये रिचुअल्स के पीछे की फिलोसफिकल जो बातें हैं उनको समझते थे, ठीक है। अब दूसरा है हमारा उपनिषद, ये वेदास का सबसे आखिरी और निचोड़ वाला पार्ट है, ठीक है। इसमें सिर्फ ज्ञान मतलब कि फिलॉसफी है, जैसे आत्मा का क्या है, मतलब आत्मा क्या है और भगवान क्या है, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर। ओके, सो बेसिकली ब्रह्मास जो है ये प्रोस टेक्स्ट है जो यज्ञ के सिंबॉलिक मतलब समझाते हैं, ठीक है। इसके बाद ऋग्वेदा जो है वो स्पिरिचुअलिटी की बुनियाद है, मतलब स्पिरिचुअल बुनियाद है। देन सामवेदा अ, उसे गाता है। उसके बाद यजुर्वेदा जो है उसे परफॉर्म करता है। अथर्ववेदा जो है उसे आम जिंदगी से जोड़ता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा अर्ली वैदिक सोसाइटी और अर्ली वैदिक इकोनॉमिक को, ठीक है। तो समाज के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी देते हैं ये। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहला है आरंक्यास और उपनिषद, तो ये वेदास का निचोड़ है, ठीक है। आरंक्यास मतलब कि इनका मतलब है फॉरेस्ट टेक्स्ट, ये उन सेजेस मतलब ऋषियों के लिए थे जो शांति में मेडिटेशन करने के लिए जंगल चले जाते थे। ये रिचुअल्स के स्पिरिचुअल मतलब समझाते हैं। ओके, देन उपनिषद, इन्हें वेदांता मतलब कि वेदास का अंत या पीक भी कहा जाता है। ओके, ये कोई कहानी नहीं है, मतलब कि ये बड़े सवालों के जवाब है बेसिकली। इसके अंदर जैसे क्वेश्चंस जैसे आत्मा मतलब कि सेल्फ क्या है और ब्रह्मना मतलब कि अल्टीमेट रियलिटी क्या है। सो टोटल 108 उपनिषद हैं जिनमें से 12 मेन प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है।
और उपनिषद की बात करें जैसे ईशा, कीना, कथा, ठीक है, एक्सेट्रा। अब अदर टेक्स्ट की बात करें, इनके अलावा वेदा अंगास जो हैं वो ग्रामर और रिचुअल्स के लिए हैं, ठीक है। और उपवेदास जो कि मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट पर हैं, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर लिखी गई हैं। उसके बाद हम बात करें अर्ली वैदिक पीरियड इकोनॉमी की, कमाई और लाइफस्टाइल की। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी पूरी तरह से पेस्ट्रोल मतलब कि पशुपालन पर निर्भर थी। ओके, जैसे गाँव मतलब कि गाय, मतलब कि इस टाइम पे काऊ सब कुछ थी। ओके, इस जमाने में पैसा नहीं बल्कि गाय वेल्थ की निशानी थी। और गोमत मतलब जिसके पास बहुत सारी गाय हैं वो अमीर था। और गेविशिती इसका मतलब है सर्च फॉर काउज। अक्सर कबीलों के बीच लड़ाई गायों के लिए होती थी, ठीक है। और उसके बाद है गोपति, मतलब कि कबीले के चीफ मतलब कि राजा, उनको गोपति कहा जाता था, ठीक है, यानी गायों की रक्षा करने वाला। उसके बाद आती है एग्रीकल्चर। तो खेती बहुत कम होती थी इस टाइम पे, सिर्फ यावा मतलब कि बार्ले या जौ का जिक्र मिलता है यहाँ पे हमें। उसके बाद आता है आयरन की बात करें तो लोहा का यूज शुरू नहीं हुआ था इस टाइम पे, इसलिए बड़े लेवल पर फार्मिंग मुश्किल थी, ठीक है। अब इस यहाँ की इस टाइम पे जो लाइफस्टाइल की इसकी बात करें तो लोग नोमैडिक या सेमी नोमैडिक थे, मतलब कि अपने जानवरों को साथ लेके एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ओके, अब यहाँ पे इस टाइम पे कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई भी चीज नहीं थी, मतलब कि जमीन पर कब्जा जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था इस टाइम पे। ओके, और इसके बाद अब आता है हमारा अर्ली वैदिक सोसाइटी। तो सामाजिक ढांचा की बात करें तो समाज एक बड़ी फैमिली की तरह था जो ट्राइबल बॉन्ड्स जैसे मतलब कि कबीले के रिश्तों से जुड़ा था, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर की बात करें, लोगों के ग्रुप को जनाज कहा जाता था इस टाइम पे। जनाज के अंदर छोटे ग्रुप्स होते थे जिन्हें विश या क्लैंस कहते थे, ठीक है। सबसे छोटी यूनिट फैमिली थी जिसके हेड को कुलापा मतलब कि घर का मुखिया कहा जाता था, ठीक है। एंड देन राजा चीफ जो था, राजा कोई डिक्टेटर नहीं था इस टाइम पे, उसे लोगों ने चुना होता था उनकी रक्षा करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए, ठीक है। ये पोजीशन हमेशा बाप से बेटे को नहीं मिलती थी, मतलब कि नॉट ऑलवेज यहाँ पे हायरार्की नहीं थी, ठीक है, हमेशा से। वुमेन रोल की बात करें तो महिलाओं का स्थान अर्ली वैदिक पीरियड में औरतों की हालत काफी अच्छी थी, ठीक है। वो मीटिंग में मतलब कि मीटिंग्स में हिस्सा ले सकती थी और भजन भी लिखती थी। और उन्हें अपने पार्टनर चुनने की थोड़ी फ्रीडम थी, लेकिन फिर भी वो अपने घर के मर्दों पर डिपेंड होती थी, ठीक है, मतलब डिपेंड मानी जाती थी। ओके, अब इसके बाद जॉब्स और वरना की बात करें तो लोग अलग अलग काम करते थे, जैसे वीविंग का मतलब कि बुनाई का, कारपेंट्री का, मेटल वर्किंग का, प्रीस्टहुड का, ठीक है। यहाँ से ही धीरे धीरे वर्ना सिस्टम लगे सोशल हायरार्की की शुरुआत हुई थी, जो कि शुरू शुरू में सिर्फ काम के आधार पर थी, ठीक है, जन्म के नहीं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है इतना पढ़ने के बाद, अर्ली वैदिक सोसाइटी में गाय को इतनी अहमियत दी जाती थी कि युद्ध मतलब कि वॉर का नाम ही गायों की खोज पर मतलब कि गेविशती पड़ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलीजियस बिलीफ्स मतलब कि धार्मिक विश्वास। तो वैदिक धर्म सिर्फ रिचुअल्स नहीं थे बल्कि एक गहरा स्पिरिचुअल सिस्टम था ये। यहाँ पे मोक्ष की बात की गई है, मतलब कि इसका अल्टीमेट गोल मोक्ष था, मतलब कि मुक्ति था जो ज्ञान और सच्चाई से मिलता है। ओके, देन नेचर की पूजा। वैदिक लोग नेचर की बहुत इज्जत करते थे। पानी, हवा, बारिश और आग को उन्होंने देवताओं का रूप दिया। ओके, देन यहाँ पे जो मेन देवता जिनकी पूजा करी जाती थी वो थे इंद्र। ये सबसे मुख्य देवता थे, ठीक है, शक्ति, बारिश और बिजली के प्रतीक थे। इन्हें कबीले का चीफ भी माना जाता था। ओके, अब बात करते हैं सिंबल्स की। तो ओम का जाप और स्वास्तिक शुभ प्रतीक है और ये इसी टाइम से जुड़े हैं। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं वैदिक रिचुअल्स और प्रीस्ट की, कर्म कांड और पुजारी। तो रिचुअल्स को सही ढंग से करने के लिए अलग अलग तरह के पंडित होते थे,
ठीक है। 4 टाइप के प्रीस्ट। सबसे पहला है होटर, मतलब कि ऋग्वेदा के मंत्र पढ़ने वाला। उसके बाद है उद्गातर, जो कि सामवेदा के वचन गाने वाला था। उसके बाद है अध्वर्यु, जो कि यजुर्वेदा के मुताबिक फिजिकल रिचुअल्स करने वाला है, ठीक है। उसके बाद है ब्रह्मा, मतलब कि ब्राह्मण, पूरे रिचुअल्स को सुपरवाइज करने वाला, ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। अब इसके बाद सेक्रेट फायर्स, मतलब कि अग्निदेय रिचुअल्स में 3 तरह की आग, मतलब कि घृपत्य और आहवन्या और दक्षिण दक्षिणा अग्नि जलाई जाती थी, ओके। तो इस टाइम पे ये सब होता था। अब आता है हमारा नेक्स्ट लेटर वैदिक पीरियड, मतलब कि बाद का वैदिक काल। तो धीरे धीरे समाज बदलने लगा। अब लोग नॉर्थ वेस्ट से हटके गंगा यमुना डोपर और मिडिल गंगा वैली, मतलब कि यूपी और बिहार साइड की तरफ बढ़ने लगी। अब यहाँ पे इसी पीरियड से रामायण और महाभारत की शुरुआत, मतलब कि शुरुआत जुड़ी है यहाँ से ही, जो उस वक्त के समाज और पॉलिटिक्स की जानकारी देते हैं, ठीक है। अब लेटर वैदिक पीरियड इकोनॉमिक की बात करें, वहाँ की अर्थव्यवस्था की, तो यहाँ एक बड़ा शिफ्ट आया। लोग नोमैडिक, मतलब कि घूमने वाले से सेटल्ड, एक जगह रहने वाले बन गए, ओके, इस टाइम तक। अब एग्रीकल्चर का बोलाबाल हो गया, मतलब कि अब पशुपालन से ज्यादा खेती पर काम होने लगा, ठीक है। मतलब इस टाइम पे राइस, मतलब चावल को ज्यादा से ज्यादा खाना, मतलब कि उस टाइम पे ज्यादा चावल बनने लगे लोगों के घर में, मतलब चावलों की खेती ज्यादा होने लगी। तो फूड के तौर पे चावल बनते ही बनते थे उस टाइम पे, ठीक है। अब इस टाइम पे PGW, मतलब पेंटेड ग्रेवियर साइट्स पर जले हुए चावलों के दाने मिले हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन, मतलब बैलों से हल चलाने का जिक्र मिलता है यहाँ पे। सेटल्ड लाइफ यहाँ पे समझ आती है कि इस टाइम पे लोग सेटल होने लगे थे, ओके। पहले लोग घास फूस की झोपड़ियों में रहते थे, लेकिन अब मिट्टी की दीवारों वाली मजबूत घर में रहने लगे, ठीक है। और अब ओनरशिप आने लगी, मतलब कि पहले जमीन पर कब्जा करना ये सब नहीं था। मतलब जमीन कबीले की हुआ करती थी पहले पूरे, लेकिन अब इंडिविजुअल फैमिलीज की होने लगी जमीन भी, ठीक है। जो परिवार अमीर हुए उनके हेड को गृहपति कहा गया, ठीक है। उसके बाद सोशल क्लास, वैश्या। वैश्या वो लोग थे जो खेती और व्यापार करते थे, ये लोग वेल्थ जनरेट करते थे। और क्षत्रियास, मतलब वॉरियर्स, और ब्राह्मणास, प्रीस्ट को गिफ्ट और ऑफरिंग्स देते थे, ठीक है। अब हमें इसमें पता चलता है लेटर वैदिक पीरियड में गृहपति, मतलब घर का मालिक का कॉन्सेप्ट आने से समाज में प्राइवेट प्रॉपर्टी और वेल्थ की इंपॉर्टेंस बढ़ गई थी, ठीक है। अब हमें पढ़ना है लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो इस टाइम सोसाइटी में बहुत बदलाव आ गया था। मतलब समाज काफी कॉम्प्लेक्स हो गया था इस समय तक, और वर्ण सिस्टम भी आ चुका था। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि समाज जो है वो 4 हिस्सों में बढ़ जाता है। सबसे पहले ब्राह्मणास, मतलब पुजारी। उसके बाद क्षत्रियास, मतलब योद्धा। फिर वैश्यास, मतलब व्यापारी। और शूद्रास, मतलब मजदूर, ठीक है। अब क्या था कि पहले जब स्टार्टिंग हुई थी ये वर्ण सिस्टम की, तो लोग काम के आधार पे ये फैसला करते थे, ठीक है, वर्ण सिस्टम के अंदर। बट अब क्या है, वर्ण का फैसला ज्यादातर जन्म से होने लगा था, ठीक है, काम के बजाय। अब हालांकि कुछ लोग अभी भी अपना स्टेटस बदल सकते थे, जैसे नॉन क्षत्रिय का राजा बनना, ठीक है। और दूसरा, हम गोत्र और मैरिज की बात करें तो गोत्र का कॉन्सेप्ट इसी समय आया, और मतलब कि एक ही गोत्र में शादी मना थी। और यहाँ पे एक और चीज हुई कि पहले क्या था कि कबीले में भी, मतलब क्लेन के अंदर शादी करना मना था, लेकिन इस टाइम पे क्लेन के अंदर शादी को बढ़ावा दिया गया, ओके। अब हम औरतों की हालत के बारे में बात करें तो औरतों का रुतबा पहले से गिर गया था। हालांकि वो फिलोसफिकल डिस्कशन में दिखती थी, लेकिन उन्हें मर्दों के सबऑर्डिनेट, मतलब कि नीचे माना जाने लगा, ठीक है। अब लेटर वैदिक पीरियड रिलीजन की बात करें तो धर्म में 2 अलग तरह की ट्रेडिशन मिलने लगी। मतलब कि वैदिक ट्रेडिशन जो साम और यजुर्वेद संहितास
पर बेस्ड था, ठीक है। और दूसरा है नॉन वैदिक, मतलब कि फोक ट्रेडिशन, जो अथर्ववेद में मिलती है, ठीक है। इसमें आम लोगों की विश्वास और लोक परंपराएं शामिल थी, और इन दोनों के मिलने से एक कंपोजिट सोसाइटी, मतलब मिली जुली संस्कृति बनी। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं पुरानिक ट्रेडिशंस, मतलब कि पुराणों की परंपरा। तो वेदास के बाद पुराण का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। वेदास की बात करें तो वेद व्यास, इनका ऑथरशिप, मतलब कि महर्षि वेद व्यास को दिया जाता है कि उन्होंने ही वेदास को 4 हिस्सों में क्लासिफाई किया था, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं पुराना संहिता। शुरुआत में सिर्फ एक ही बुक थी जिसे पुराना संहिता या फिर इतिहास संहिता कहते हैं, ठीक है। बाद में इसे 18 पुराणों में बांट दिया गया। और 18 पुराण की बात करें तो इनमें आख्यान्यास, मतलब कि कहानियां, और उप कहानियास, मतलब कि सब स्टोरीज और गाथास हैं जो आर्यन हिस्ट्री को समेटे हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं महाभारत की। तो वेद व्यास ने ही महाभारत लिखी है, ठीक है, जिसे भारत संहिता भी कहा जाता है। इसमें पौराणिक कंटेंट और द्वापर एज की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब हिस्ट्री ऑफ कंपोजिशन की बात करें कि कैसे लिखे गए, तो टाइम पीरियड की बात करते हैं। सबसे पहले जो स्कॉलर्स हैं उनका मानना है कि पुराण का मेन काम 500 बीसी से 500 सीई के बीच हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर सूतास की, मतलब कि स्टोरी टेलर्स की। तो पुराण को पहले सूतास, मतलब कि चरण या फिर बर्ड्स गाकर सुनाते थे, ठीक है। उसके बाद एक रोमा हर्सना और उनके बेटे उग्र सरबा, उन्होंने इस ज्ञान को आगे बढ़ाया, ओके। और इनमें शुरुआत में राजाओं की वंशावली, डायनेस्टीज और बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र के पहले और बाद के इवेंट का जिक्र मिलता है, ओके। तो इन शॉर्ट लेटर वैदिक पीरियड ने वर्ण सिस्टम और सेटल्ड एग्रीकल्चर दिया, ठीक है। जबकि पौराणिक ट्रेडिशंस ने इंडिया को उसकी हिस्ट्री और माइथोलॉजी, मतलब कि महाभारत और 18 पुराण से नवाजा, ओके। अब आगे हमें पढ़ना है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ पुराण्स। तो पुराण्स की बात करें तो सिर्फ ये धर्म की बात नहीं है, बल्कि इसके अंदर 5 मेन टॉपिक्स होते हैं जो इन्हें हिस्टोरिकल बनाते हैं। सबसे पहले है सर्गा, मतलब कि सृष्टि की शुरुआत, मतलब क्रिएशन। देन आता है प्रतिसर्गा, मतलब कि प्रलय और फिर से निर्माण। उसके बाद है वंशा, मतलब कि देवताओं और ऋषियों की वंशावली। देन आता है मानवंतरा, मतलब कि अलग अलग मानव के काल। उसके बाद है वंशेनु क्रेता, मतलब कि राजाओं और डायनेस्टीज का इतिहास, ओके। तो स्कॉलर्स जैसे वी एस स्मिथ कहते हैं कि इनकी जो डायनेस्टिक लिस्ट है, इससे प्राचीन भारत का सही इतिहास लिखने में बहुत मदद मिलती है, ठीक है। फिर हम हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम ऑफ पुराण की बात करें तो सबसे पहले है एवोल्यूशन, मतलब कि पुराण किसी एक इंसान ने लिखी नहीं है, मतलब कि सदियों तक ये डेवलप होते हैं। एंड देन हम टाइमलाइन की बात करें तो इनका मेन काम 5th सेंचुरी बीसी से लेके 4th सेंचुरी सी तक चला, ठीक है। और कुछ पुराण जैसे मत्स्य पुराण, ये सातवाहना डायनेस्टी के टाइम पर रिवाइज हुए और गुप्ता एम्पायर के टाइम तक इन्हें फाइनल रूप मिला, ओके। उसके बाद भागवत पुराण की बात करें तो ये थोड़ा बाद का है, मतलब कि अप्रॉक्स 3rd सेंचुरी सी से 800 सी के बीच का, ठीक है, जो आज कृष्णा भक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वैष्णविज्म की। तो वैष्णव धर्म का राइज इसके अंदर देखा है। वैष्णविज्म का जन्म 3 अलग अलग कल्ट्स यानी परंपराओं से मिलने से हुआ है। सबसे पहले विष्णु, विष्णु जो कि वैदिक सन गॉड है, ठीक है। देन नारायण, एक नॉन वैदिक डिटी जो बाद में विष्णु से जुड़ गए, ठीक है। उसके बाद कृष्णा वासुदेवाय, मतलब कि वृष्णि क्लेन के नेता, जिन्हें महाभारत में हीरो और भगवत गीता में भगवान बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की। तो अवतार की बात करें तो वैष्णविज्म का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट अवतार ही है, ठीक है। जब दुनिया में बुराई, मतलब कि अधर्म बढ़ता है
तब भगवान धरती पर जन्म लेते हैं। ठीक है, विष्णु जी की बात करें तो विष्णु जी ने 10 मेन अवतार लिए हैं, जैसे कि मतलब इसी ट्रेडिशन का हिस्सा है जो। और हम बात करते हैं इस प्रोसेस में ट्राइबल और नॉन वैदिक देवताओं को भी विष्णु का रूप मानकर धर्म में मतलब कि शामिल कर लिया गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें ब्रह्मइज्म का विस्तार मतलब कि एक्सपेंशन हुआ है और ये आम लोगों तक पहुंचा है। सो बेसिकली इन शॉर्ट हम कहें तो इसके अंदर हमने देखा वैदिक एज शुरुआत हुई गाय और यज्ञ से। ठीक है, पेस्टोरल सोसाइटी से। देन लेटर वैदिक एज में फिर लोग खेती करने लगे और वर्ण सिस्टम सख्त हो गया। देन पुरानिक एज में अंत में पुराण्स ने इतिहास, कहानियां और भक्ति वैष्णविज्म को जोड़ा। ठीक है, जिसने आज के मॉडर्न हिंदुइज्म की बुनियाद रखी। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स में वेदास, उपनिषद, पुराण या वैष्णविज्म, ये सारी चीजों के बारे में हमने जाना। अब आगे हम देखते हैं पुरानिक रिलीजन के खास फीचर्स मतलब कि इसके सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स। सो पुरानिक कल्चर ने धर्म को एक्सक्लूसिव मतलब कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए से बदलकर इंक्लूसिव मतलब कि सबके लिए बना दिया है। इसके मेन पॉइंट्स हैं आइडियल और टेम्पल वर्शिप। पहले वैदिक जमाने में यज्ञ मतलब कि सैक्रिफिशियल फायर होते थे, लेकिन अब मूर्ति पूजा मतलब कि आइडियल वर्शिप और मंदिर बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। ठीक है, इस टाइम से अब मूर्ति और प्रतिमा भगवान को एक रूप दिया गया। ठीक है, इन मूर्तियों को शुभ माना जाता था और इन्हें फूल, माला और खाने का भोग लगाया जाता था। ठीक है, देन व्रत का कॉन्सेप्ट आया। ये एक बहुत बड़ी तब्दील थी। व्रत का मतलब था वो ऑब्जर्वेशन मतलब कि संकल्प लेना। सबसे अच्छी बात ये थी कि ये जो व्रत है ये कोई भी रख सकता था। ठीक है, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो या कास्ट का हो। ठीक है, इसने धर्म को आम आदमी तक पहुंचाया। देन पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा, लोग पैदल या बैलगाड़ी से पवित्र जगह जाने लगे यात्रा करने के लिए। ठीक है, अब ये लोग यज्ञ से पूजा पे शिफ्ट हो गए। पुरानी ट्रेडिशंस में यजना मतलब कि मुश्किल रिचुअल्स होते थे, लेकिन इसकी जगह पे अब सिंपल पूजा होने लगी है। ठीक है, अब हम शैविज्म को समझते हैं जो है शिव धर्म। इसके अंदर हम देखें तो वैष्णविज्म की तरह ही शैविज्म भी पूरे इंडिया में फैला। ठीक है, खासकर कश्मीर जैसे इलाकों में। अब यहाँ पे बात करें शिव जी की पूजा की तो अवतार्स के रूप में नहीं होती थी इनकी पूजा जैसे वैष्णविज्म में होती है। ठीक है, इसके बजाय शिव जी की फैमिली और उनके अलग अलग ग्रुपों को पूजा जाता है। ओके, अब बात करें शिव जी की फैमिली की तो शिव जी के साथ उनकी पत्नी पार्वती और उनके बेटे स्कंदा कुमार मतलब कि कार्तिकेय और गणेश जी की पूजा की जाती है। ठीक है, और साथ में उनके नंदी जी होते हैं। ठीक है, अब शिव जी का कॉन्सेप्ट अलग अलग ट्राइबल और लोकल देवताओं को मिलाकर बना। ठीक है, इसके लिए उनके कई नाम हैं जैसे कि साउथ इंडिया में इन्हें सुब्रमण्य और मुरुगन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई शैविज्म की बात। अब हम समझते हैं शक्तिज्म को। ओके, देखिए शक्ति की पूजा। शक्ति कौन है, हम सबको पता है देवी माँ को शक्ति माना जाता है। ठीक है, तो शक्तिज्म में फीमेल प्रिंसिपल यानी देवी को सबसे ऊपर माना जाता है। एंड इनका ओरिजिन की बात करें तो शक्तिज्म शब्द शक्ति से आया है जिसका मतलब है पावर या फिर एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं शुरुआत में देवी को तीनों मुख्य देवता मतलब कि ब्रह्मा के साथ सरस्वती, विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी और शिव जी के साथ पार्वती के साथ जोड़कर देखा गया। लेकिन धीरे धीरे देवी की पूजा एक अलग और ताकतवर कल्ट बन गई। ठीक है, अब नेचर आइडेंटिटी की बात करें तो शक्ति को पहाड़ों में पार्वती माना जाता है, मुश्किल हालात में दुर्गा और मौत काली से जोड़ गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल स्क्रिप्चर की तो देवी भगवत पुराण शक्तिज्म का सबसे मेन ग्रंथ है। ओके, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं सिंथेसिस, मिला जुला रूप।
मतलब कि पुराने ट्रेडिशंस की सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि ये रिग्ड है, स्टिफ नहीं है, ठीक है। उन्होंने लोकल ट्रेडिशन, ट्राइबल कस्टम और नॉन वैदिक बिलीफ्स को अपने अंदर समेट लिया है। और ये कोई फोर्स इंटीग्रेशन नहीं था, बल्कि एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस था जहां अलग-अलग विश्वास मिलकर एक बड़ा समुद्र बने, मतलब कि हिंदुइज्म बने, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट होता है। इसको हम थोड़ा सा इन शॉर्ट में देखें तो हमने इसके अंदर ये देखा कि कैसे इंडियन रिलीजियस ट्रेडिशंस एक सिंपल वैदिक फायर रिचुअल से शुरू होकर एक कॉम्प्लेक्स और खूबसूरत पुरानी कल्चर तक पहुंची, ठीक है। जहां भक्ति, मंदिर, व्रत और तीर्थ यात्रा ने लोगों की जिंदगी में जगह बनाई। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर यही था, हमने सारा पढ़ लिया है। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। यूनिट 1 के अंदर ही 2 चैप्टर हैं, तो यूनिट 1 का दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं अब हम, स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो इसके अंदर हमें जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में पढ़ना है कि कैसे ये डेवलप हुए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। ओके, तो हम शुरू करते हैं 6th सेंचुरी बीसी से, जिस टाइम पे इंडिया में नए रिलीजियस और सोशल चेंजेस आए। और इस टाइम पे हमें पता चलता है कि कैसे और क्यों जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे नए धर्म आए, ठीक है। तो 6th सेंचुरी बीसी के टाइम की बात करें, उस टाइम इंडिया में खासकर गंगा रिवर के पास जो आसपास के इलाके थे, उनमें लोग पुरानी तरीकों से थक चुके थे। मतलब कि एक डिससेटिस्फेक्शन हो गया था लोगों में। लोग ब्राह्मणास के पुरानी रिचुअल्स और वैदिक बिलीफ से परेशान थे। उन्हें लगता था कि ये सब अब बेअसर हो चुका है। और दूसरी बात ये थी कि एक इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, मतलब कि लोगों में नए स्पिरिचुअल रास्ते ढूंढने की चाह बढ़ रही थी इस टाइम पे। वो उपनिषद की तरह सच्चाई की गहराई को समझना चाहते थे। और इस टाइम पे नए मूवमेंट्स का जन्म हुआ, जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म। इन्हीं हालातों में, मतलब कि इन हालातों की वजह से हेटेरोडॉक्स मूवमेंट, मतलब कि वो जो पुरानी परंपराओं को नहीं मानते, वो शुरू हुए। और मेन रिलीजन जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म सबसे बड़े रिफॉर्म मूवमेंट बने, ठीक है, इस टाइम पे। और दूसरी बात है कि क्षत्रिय कनेक्शन, इनके जो फाउंडर्स थे लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड महावीरा, दोनों क्षत्रिय क्लास से थे। उन्होंने अपनी सोशल पोजीशन से ऊपर उठकर समाज की प्रॉब्लम्स का लॉजिकल सॉल्यूशन दिया। और उनकी बातें सबको पसंद आई, चाहे वो बड़े राजा हों, अमीर व्यापारी हों या फिर आम लोग हों, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बर्थ बेस्ड स्टेटस को रिजेक्ट कर दिया और इंडिविजुअल फ्रीडम और निर्वना की बात की। ओके, अब सोशल और इकोनॉमिक वजह भी है इसके पीछे, मतलब कि ये जो चेंज आया है इसका रीजन ये भी है। नए धर्म सिर्फ सोच की वजह से नहीं, बल्कि उस वक्त की हालात की वजह से भी पॉपुलर हुए। कॉस्टली रिचुअल्स, मतलब कि ब्राह्मणिकल रिचुअल्स बहुत महंगे थे और कॉम्प्लेक्स भी थे। इस वजह से लोग उनसे दूर होने लगे। और ब्राह्मणास का डोमिनेंस, मतलब कि जो ब्राह्मण होते थे, उनका समाज में सबसे ऊंचा स्टेटस था। उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था और वो गिफ्ट्स लेते थे। तो इसी डोमिनेंस की वजह से बाकी क्लासेस खुश नहीं थी, ठीक है, मतलब कि जो नीचे क्लासेस के थे। और न्यू जो वेल्दी क्लास है, मतलब कि व्यापारी, वैश्या, जो कि खेती करने के बाद पैसे वाले तो हो गए, लेकिन उन्हें वो इज्जत नहीं मिलती थी और वो सोशल स्टेटस नहीं मिल रहा था जो उन्हें चाहिए था, ठीक है। इसलिए उन्होंने जैनिज्म और बुद्धिज्म को सपोर्ट किया, क्योंकि ये धर्म बर्थ के बजाय कर्मों को मानते थे। ओके, और नॉर्थ इंडिया की सोशल लाइफ के बारे में बात करें तो वर्ण सिस्टम था, जिसके अंदर ब्रह्मास को, जो ब्राह्मण थे, उन्हें सबसे ऊंचा स्टेटस दिया जाता था। टीचर थे, वो प्रीस्ट थे, ठीक है, उन्हें टैक्स से छूट थी। और क्षत्रिय जो थे वो रूलर थे, वॉरियर थे, इनका काम टैक्स पर डिपेंड था, जो कल्टीवेटर्स देते थे। दूसरा वैश्यास, जो कि व्यापारी थे, मतलब कि व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, खेती करते थे, ठीक है, मतलब खेती कराने वाले थे। और मेन टैक्स पेयर थे, मतलब कि ये लोग टैक्स पे करते थे। अब जो शूद्राज है, वो सबसे नीचे का दर्जा था उनका। इनका काम था कि ऊपर की 3 क्लासेस की सेवा करना, ठीक है, डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर लेबर थे। अब इसका क्या नतीजा हुआ कि इस बर्थ बेस्ड सिस्टम की वजह से वैश्या और शूद्राज में काफी नाराजगी थी, ठीक है। जैनिज्म और बुद्धिज्म ने उन्हें
एक ऐसा रास्ता दिखाया जहाँ प्योरिटी और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट सबके लिए बराबर था। ओके, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। इसलिए अब इन शॉर्ट कहें तो 6th सेंचुरी बीसी का ये वक्त एक बड़ी इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन था, जहां लोगों ने कॉस्टली रिचुअल्स और कास्ट सिस्टम को छोड़कर लॉजिक और इक्वालिटी पर जोर देना शुरू कर दिया। ओके, तो ये हमारी बात हो गई हमारे नॉर्थ इंडिया सोशल और इकोनॉमिक लाइफ की। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं जैनिज्म से। तो जैनिज्म के अंदर हम देखते हैं लॉर्ड वर्धमान महावीरा को। तो महावीरा जो हैं वो जैनिज्म के 24th और आखिरी तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक है, पहले तीर्थंकर ऋषभादेव थे। ठीक है, अब महावीरा की फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो उनका जन्म लगभग 540 बीसी में बिहार के वैशाली के पास हुआ था। ओके, उनके जो फादर हैं सिद्धार्थ, वो एक बड़े क्लेन के लीडर थे और उनकी माँ त्रिशला लिच्छावी क्लेन की चीफ की बहन थी। ओके, इसका मतलब है कि उनके रिश्ते बड़े राजघरानों से, मतलब कि मगध रॉयल फैमिली से थे। ओके, अब बात आती है इनके त्याग की। तो 30 साल की उम्र में उन्होंने घर बार छोड़ दिया और सच की तलाश में ये निकल गए। अब तपस्या और केवल्या, मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति। अब 12 साल का संघर्ष, महावीरा ने 12 साल तक कड़ी तपस्या की। वो एक जगह ज्यादा देर नहीं रुकते थे, गांव में सिर्फ 1 दिन और शहर में मैक्सिमम 5 दिन रुकते थे। ठीक है, इसी दौरान उन्होंने कपड़े पहनना छोड़ दिया और 42 साल की उम्र में उन्होंने केवल्य, मतलब कि सुप्रीम नॉलेज यानी सब कुछ जान लेने वाला ज्ञान मिला उन्हें। उन्होंने दुख और सुख पर जीत हासिल कर ली, इसलिए उन्हें जीना या महावीरा कहा गया। ओके, अब डेथ की बात करें तो 72 साल की उम्र में उन्होंने, मतलब कि उन्हें माना जाता है कि 468 बीसी के अराउंड इनकी डेथ हुई है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि 527 बीसी के करीब इनकी डेथ हुई है। ओके, बिहार की पावापुरी में। ठीक है, अब जैनिज्म की टीचिंग की बात करें तो पंच महाव्रता है। जैनिज्म में 5 बड़े नियम हैं, जो कि है सत्या, मतलब कि झूठ ना बोलना। दूसरा है ब्रह्मचार्य, इंद्रियों पर कंट्रोल रखना कहते हैं इसे। अब तीसरा है अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कि प्रॉपर्टी या चीजों का, मतलब चीजों को जमा ना करना। ओके, उसके बाद है असत्य, मतलब कि चोरी ना करना। उसके बाद अहिंसा, मतलब किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना। महावीरा ने इसी 5th पॉइंट पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। ओके, अब जैनिज्म के 2 पार्ट हैं, महावीरा और उनसे पहले एक तीर्थंकर परशवा की टीचिंग्स में थोड़ा फर्क था। ठीक है, जिसकी वजह से आगे चलकर जैनिज्म को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। अब श्वेतांबरस जो सफेद कपड़े पहनते थे। ठीक है, और दिगंबरस जो कि कपड़े नहीं पहनते थे और नेक्ड रहते थे। ठीक है, और महावीरा के नियम को फॉलो करते थे। अब वर्ण सिस्टम और मोक्ष पर सोच, मतलब कि गॉड्स और जिन्ना। जैनिज्म भगवान के होने को मानता है। ठीक है, लेकिन उन्हें जिन्ना से नीचे रखता है। ठीक है, अब वर्ण सिस्टम की बात करें तो बुद्धिज्म की तरह जैनिज्म ने वर्ण सिस्टम को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया। उनका मानना था कि इंसान का जन्म ऊंचे या नीचे कुल में उसके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से होता है। ओके, अब इक्वालिटी की बात करें तो महावीरा ने कहा है कि कोई भी इंसान, चाहे वो चंडाल हो, मतलब कि लोअर कास्ट ही क्यों ना हो, अगर वो सही रास्ता अपनाए तो मोक्ष पा सकता है। देन इनके थ्री ज्वेल्स आते हैं, मतलब कि त्रिरत्ना, मतलब मोक्ष या लिबरेशन पाने के लिए किसी रिचुअल, मतलब पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, बल्कि ये 3 चीजें चाहिए। सबसे पहला है राइट नॉलेज, मतलब सही ज्ञान। उसके बाद राइट फेथ, मतलब कि सही विश्वास। और राइट कंडक्ट एक्शन, मतलब कि सही चरित्र और काम। इन शॉर्ट कहें तो महावीरा ने एक ऐसा रास्ता दिखाया है जो कड़ी तपस्या और बराबरी पर टिका था। उन्होंने बताया कि कैसे, मतलब कि एक इंसान अपने कर्मों से ऊपर उठ सकता है और लिबरेशन पाने के लिए उसे महंगे दिखावे की नहीं, बल्कि सही सोच और अहिंसा की जरूरत होती है। ठीक है, अब इसके बाद तो हम बात करें जैनिज्म का फैलाव, मतलब कि स्प्रेड ऑफ जैनिज्म।
तो महावीरा ने जैनिज्म को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल थे। ठीक है। अब आम आदमी की भाषा की बात करें, इसके अंदर इन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी टीचिंग्स प्रकृति भाषा में दी। मतलब कि जो उस वक्त में लोग, मतलब कि आम लोग बोला करते थे जो भाषा, उसी भाषा में बोला उन्होंने अपनी टीचिंग्स भी, ना कि संस्कृत में, जो कि सिर्फ ब्राह्मणों को ही समझ आती थी। ठीक है। क्योंकि जो भाषा आम लोगों को समझ आती थी उसकी वजह से लोगों में इसका ज्यादा स्प्रेड हुआ। ये जो जैनिज्म है इसको ज्यादा फैलाया गया, आम लोगों की भाषा में बोल के उनको समझाया गया। ठीक है। इसकी वजह से ये इतने बड़े लेवल पे गया। अब साउथ और वेस्ट इंडिया में रीच की बात करें तो शुरुआत में जैनिज्म को ब्राह्मणिकल रिलीजन से अलग पहचान बनाने में मुश्किल हुई थी। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये उन जगहों पर फैला जहां ब्राह्मणिकल असर कम था। ठीक है। जैसे साउथ और वेस्ट इंडिया। अब चंद्रगुप्त मौर्य के रोल का बात करें तो कहा जाता है कि मौर्यन राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म अपनाया था और वो अपना राजपाट छोड़कर कर्नाटका चले गए थे, एक एस्थेटिक मतलब कि सन्यासी बनकर। ओके। और दूसरी चीज ये थी कि मगध का अकाल, मतलब कि जब मगध में अकाल पड़ा था, महावीरा की मौत के लगभग 2 साल बाद मगध में 12 साल लंबा अकाल पड़ा। ठीक है। एक ग्रुप भद्रा बाहु के साथ साउथ इंडिया कर्नाटका चला गया वो, और दूसरा ग्रुप सुथुल भद्रा के साथ मगध में ही रुक गया। ठीक है। अब श्वेतांबरस और दिगंबरस का जन्म हुआ जब अकाल खत्म हुआ और साउथ के लोग वापस आए, तो दोनों ग्रुप्स में मतभेद, मतलब कि डिफरेंसेस हो गए थे। साउथ से आने वाले लोग ने कहा कि उन्होंने, मतलब कि उन्हें धर्म के नियमों को सख्ती से माना है। ठीक है। जबकि मगध में रुकने वाले लोग थोड़े लूज हो गए थे। इसी वजह से जैनिज्म दो हिस्सों में बट गया। दिगंबरस जो साउथ से आए थे, जो कपड़े नहीं पहनते थे। ओके। और एक श्वेतांबरस जो मगध में रहे, जो सफेद कपड़े पहनते थे। ओके। अब बात करें जैनिज्म के कंट्रीब्यूशन की, तो जैनिज्म ने भारत के कल्चर और हिस्ट्री पर गहरा असर छोड़ा था। इसके अंदर लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करें, जैन्स ने संस्कृत को छोड़ के आम लोगों की भाषा को बढ़ावा दिया है। ठीक है। प्राकृत और अर्धमगधी उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथ टेक्स्ट में इसी भाषा में लिखा है। और नई भाषाओं का जन्म की बात करें तो प्राकृत से ही आगे चलकर कई रीजनल लैंग्वेज निकली, जैसे सुरसेनी, जिससे जिससे मराठी बनी। ठीक है। उन्होंने कन्नड़ भाषा से डेवलपमेंट में भी बड़ा रोल निभाया है। ठीक है। और उन्होंने पुराण, इपिक्स और धर्म भी लिखे। और अपभ्रंशा, मतलब कि भाषा का पहला ग्रामर तैयार किया। और दूसरा आर्ट और आर्किटेक्चर, मतलब कि कला और वास्तुकला, इमेज वर्कशिप। शुरू में जैन्स मूर्ति पूजा नहीं करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने महावीरा और 23 तीर्थंकर्स की मूर्तियां बनाई और पूजा करना शुरू करा। ठीक है। स्कल्पचर्स की बात करें तो राजस्थान, एमपी और गुजरात, कर्नाटका में बड़े बड़े पत्थर के स्कल्पचर्स, मतलब कि मूर्तियां बनाए गए। ठीक है। मेडिवल पीरियड मध्यकालीन भारत के आर्ट और आर्किटेक्चर पर जैनिज्म का काफी असर दिखता है। ठीक है। तो इन शॉर्ट कहें तो जैनिज्म ने ना सिर्फ धार्मिक बदलाव लाए, बल्कि आम लोगों की भाषा, मतलब प्रकृत प्राकृत और कन्नड़ को अमीर बनाया। ठीक है। और भारत को खूबसूरत कला और मूर्ति कला दी। उन्होंने वर्ण सिस्टम की कमियों को चैलेंज किया और इक्वालिटी का मैसेज दिया। ओके। तो अब हम बात करते हैं बुद्धिज्म की। जैनिज्म हमारा कंप्लीट हो गया है, बुद्धिज्म पे आते हैं। तो बुद्धिज्म के अंदर हम गौतम बुद्ध की बात करते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बात करें तो ये भी महावीर के टाइम के ही थे, मतलब कि ये आसपास के टाइम के ही हैं। इनका बर्थ 567 बीसी में हुआ, नेपाल की लुम्बिनी में, कपिलावस्तु के पास। तो कपिलावस्तु के पास एक शाक्य शास्त्रीय परिवार था, वहां इनका जन्म हुआ उस परिवार में। इनके जो फादर हैं कपिलावस्तु के राजा थे और माता कौशलान डायनेस्टी से थी। ओके। अब सिद्धार्थ जो हैं वो बचपन से ही सोच विचार करने वाले इंसान थे। शादी के बाद भी उनका मन घर गृहस्थी में नहीं लगा, और उन्होंने जब दुनिया के दुख देखकर उन्होंने
29 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया। ठीक है। अब 7 साल तक भटकने के बाद 35 साल की उम्र में बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। तब से वो बुद्धा और एक द इनलाइटेड वन, मतलब कि जिनके पास ज्ञान था, वो कहलाए। ठीक है। अब उन्होंने अपना पहला सरमन मतलब उपदेश सारनाथ में दिया। वो 40 साल तक रोज 20 से 30 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को सिखाते रहते थे। ठीक। फिर 487 बीसी में जब ये 80 साल के हो गए थे, तब वो यूपी के कुशीनगर में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, मतलब कि इनकी डेथ हो गई। अब हम इनके डॉक्ट्रिन्स की बात करें, बुद्धिस्ट की डॉक्ट्रिन्स की, मतलब कि बुद्धिज्म की शिक्षा। तो बुद्धा जो थे वो एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थे। मतलब कि वो आत्मा जैसे उलझे हुए सवालों पर नहीं पड़ते थे, बल्कि वो असली जिंदगी की जो प्रॉब्लम्स है उन पे फोकस करते थे। ओके। अब उन्होंने सिखाया कि दुनिया दुखों से भरी है और इन दुखों की वजह इंसानी इच्छाएं हैं, मतलब डिजायर्स हैं। अगर हम किसी चीज की डिजायर्स ही नहीं रखेंगे, किसी चीज से हम कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखेंगे कि हमें ये मिलना चाहिए या फिर हमें ऐसा नहीं मिला, तो वो दुख दर्द हमें मिलेंगे ही नहीं। ठीक है। अगर इन इच्छाओं पर काबू पा लें तो निर्वाणा, मतलब कि मोक्ष मिल सकता है। ठीक है। अब हम बात करें, जो बुद्धा है उन्होंने मिडिल पाथ की बात करी है, मध्यम मार्ग की। तो बुद्धा ने कहा है कि ना तो बहुत ज्यादा ऐशो आराम करो और ना ही सन्यासी की तरह शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट दो। ठीक है। बीच का रास्ता अपनाओ। और इन्होंने अपनी टीचिंग्स के अंदर हमें अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, 8 फोल्ड पाथ, दुख दूर करने के 8 रास्ते। ओके। सबसे पहला है सही देखना, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन। दूसरा है हमारा सही निश्चय, मतलब प्रॉपर डिटर्मिनेशन। देन है सही बोलना, मतलब एप्रोप्रिएट स्पीच। उसके बाद है सही काम, मतलब करेक्ट एक्शन। उसके बाद है सही रोजी रोटी, मतलब सुटेबल लाइवलीहुड। उसके बाद है सही कोशिश, डिलिजेंट एफर्ट्स। सही ध्यान मतलब माइंडफुलनेस। सही करुणा, कंपैशनेट कंसर्न। ओके। तो ये इन्होंने 8 फोल्ड्स बताए हैं। अब इन्होंने एक और चीज बताई है, इथिकल कोर्स, मतलब नैतिक नियम। बुद्धा ने अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ नियम बनाए जो जैनिज्म से मिलते जुलते थे। ठीक है। सबसे पहला है झूठ मत बोलो। उसके बाद है हिंसा मत करो और नशा मत करो। दूसरों की प्रॉपर्टी पर नजर मत रखो या फिर गलत सेक्सुअल बिहेवियर से बचो। ठीक है। अब बुद्धिज्म क्यों फैला, इसके बारे में बात करें तो बुद्धिज्म उन इलाकों में ज्यादा पॉपुलर हुआ जहां वैदिक ट्रेडिशन का असर कम था, जैसे मगध। अब इक्वालिटी दूसरी चीज है। मगध के लोगों को ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण्स, मतलब कि नीचे दर्जे के मानते थे। ठीक है। बुद्धा ने उन्हें सबको बराबरी का दर्जा दिया और इसलिए वहां के लोग बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट बन गए। और इसका जो सिंपल मैसेज है, उनकी बातें लॉजिकल थी और आम आदमी की समझ में आने वाली थी। ठीक है। तो इन शॉर्ट कहें तो बुद्धा ने सिखाया कि दुख का कारण हमारी लालच और इच्छाएं हैं। उनका मिडिल पाथ और 8 फोल्ड पाथ आज भी दुनिया को शांति और सही तरफ, मतलब कि सही तरह से जीना सिखाते हैं। ठीक है। और सही रास्ता दिखाते हैं। अब हम अगर इनके अष्टांगिक मार्ग, मतलब कि 8 फोल्ड पाथ को थोड़ा डिटेल में समझे, तो सबसे पहला जो है हमारा वो है विस्डम, मतलब प्रज्ञा, सही सोचना मतलब। ठीक है। और सही दृष्टि, मतलब कि राइट व्यू। इसका मतलब है 4 सच्चाइयां, मतलब 4 नोबल ट्रुथ्स को समझना। ये जानना कि दुनिया में दुख है, दुख की वजह लालच है और इससे बचा जा सकता है। ठीक है। और दूसरा है सही संकल्प, मतलब राइट रिजॉल्व। दिल में ये पक्का इरादा करना कि हम बुराई छोड़ देंगे। ठीक है। अहिंसा, नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाएंगे और दूसरों का भला करेंगे। इसके बाद एथिकल कंडक्ट, मतलब सिला, सही व्यवहार। ओके। मतलब कि सही वाणी, राइट स्पीच। कभी झूठ ना बोलना, किसी की चुगली ना करना, कड़वे शब्द ना बोलना, फालतू की बातें ना करना, हमेशा सच और मीठा बोलना। उसके बाद है सही कर्मा, राइट एक्शन। ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी भी जीव को नुकसान हो। चोरी ना करना, हिंसा ना करना और गलत
संवाद ना करना, ठीक है, संबंध नहीं रखना, ठीक है। और उसके बाद है सही जीविका, राइट लिवलीहुड, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गलत रास्ता ना चुनना, जैसे कि हथियार, जहर या नशीली चीजों का व्यापार ना करना जिससे समाज को नुकसान हो, ठीक है। उसके बाद है मेंटल डिसिप्लिन, समाधि, मतलब मन का कंट्रोल। इसके अंदर क्या था, सही प्रयास, मतलब राइट एफर्ट्स, अपने दिमाग में बुरे ख्यालों को आने से रोकना और जो अच्छे ख्याल है उन्हें और मजबूत करना, ठीक है। ये एक मेंटल एक्सरसाइज की तरह है। अब उसके बाद है सही स्मृति, मतलब राइट माइंडफुलनेस, मतलब हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहना, अपने शरीर, अपनी फीलिंग और अपने दिमाग में क्या चल रहा है उसके प्रति हमेशा होश में रहना, ठीक है, अवेयर रहना। उसके बाद है सही सावधानी में राइट कंसंट्रेशन, मतलब कि एकाग्र मन से मेडिटेशन करना ताकि दिमाग शांत हो सके और सच्चा ज्ञान मिल सके। इसकी क्या फायदा है, तो बुद्धा का मानना था कि अगर कोई इंसान इन 8 रास्तों पर चलता है तो वो एक्सट्रीम लाइफ, मतलब कि ना बहुत ज्यादा मजे और ना बहुत ज्यादा दुख से बचकर एक बैलेंस लाइफ जी सकता है, ठीक है। इससे मन को शांति मिलती है और इंसान जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ता है, ठीक है, इन सब चीजों से आजाद रहता है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं हमारा बुद्धिज्म का फैलाव, मतलब फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्प्रेड। बुद्धिज्म बहुत तेजी से पॉपुलर हुआ था। उसके कुछ बड़े कारण थे, जैसे कि पाली भाषा का इस्तेमाल करना, ठीक है। बुद्धा ने संस्कृत के बजाय पाली भाषा का उपयोग करा। उन्होंने पाली भाषा में ही उपदेश दिए। पाली उस वक्त आम लोगों की भाषा हुआ करती थी, इसलिए उनका मैसेज सब तक आसानी से पहुंच गया, ठीक है। और दूसरा, संघ की स्थापना करना। बुद्धा ने संघ बनाया जो एक रिलीजियस ऑर्डर था, ठीक है। इसमें हर कोई शामिल हो सकता था, इक्वालिटी थी, ठीक है। संघ के मॉन्क्स जो थे, भिक्षुस, मतलब उन्होंने धर्म को जगह जगह फैलाया। और थ्री ज्वेल्स इनके, मतलब कि 3 रत्न बुद्धिज्म के 3 मेन पिलर हैं, बुद्धा, धामा मतलब कि टीचिंग्स, और संघा, ठीक है। उसके बाद एम्परर अशोक का योगदान है इसके अंदर, मतलब कि बुद्धिज्म इतना जो फैला। बुद्धा की मौत के 200 साल बाद मौर्यन किंग अशोका ने बुद्धिज्म अपनाया और उन्होंने मिशनरी भेजकर इसे श्रीलंका, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया तक पहुंचाया, जिससे ये एक ग्लोबल रिलीजन बन गया, ओके। अब हम बात करें बुद्धिज्म का पतन, मतलब इसके डिक्लाइन होने का क्या रीजन है। 12th सेंचुरी तक आते आते बुद्धिज्म इंडिया से लगभग गायब हो गया था। इसका जो मेन रीजन है वो ये था कि रिचुअल्स में बदलाव आ गया था। मतलब कि शुरुआत में बुद्धिज्म ने जिन दिखावों और रिचुअल्स का विरोध किया था, वक्त के साथ वो खुद उन्हीं चीजों को अपनाने लगा, ठीक है। और ये ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस से इन्फ्लुएंस होने लगा। और दूसरा, लैंग्वेज का चेंज। मॉन्क्स ने आम लोगों की भाषा, मतलब पाली छोड़कर फिर से संस्कृत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिससे वो आम जनता से दूर हो गए। उसके बाद मॉन्क्स का लाइफस्टाइल। शुरुआत में बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे वो सादगी से रहते थे, लेकिन बाद में मोनेस्ट्री, मठ को राजघरानों से काफी डोनेशन मिलने लगा, ठीक है। और नालंदा, मतलब जैसे मोनेस्ट्रीज को 200-200 गांव से डोनेशन मिलता था। और इस अमीरी की वजह से मॉन्क्स ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे और धर्म से भटक गए, ठीक है। उसके बाद आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा। बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा और भारी भरकम चढ़ावा शुरू हो गया, ठीक है, जो बुद्धा की बेसिक टीचिंग्स के खिलाफ था। और साथ ही साथ इंटरनल करप्शन, मतलब कि 7th सेंचुरी तक मोनेस्ट्री उन एक्टिविटीज का सेंटर बन गया था जिन्हें बुद्धा ने सख्ती से मना कर दिया था, ठीक है, मना कर रखा था। इससे क्या हुआ कि इससे लोगों का भरोसा कम हो गया और फिर धीरे धीरे इसका जो इन्फ्लुएंस है वो कम होने लगा, ठीक है। अब हम बात करें राइज और डिक्लाइन की, तो अर्ली बुद्धिज्म राइज और लेटर बुद्धिज्म डिक्लाइन, ठीक है। तो जो लैंग्वेज है उन्होंने पाली का यूज करा जो कॉमन पीपल लैंग्वेज थी, ठीक है। और जो संस्कृत है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी, इस वजह से यूज नहीं करा। लेकिन बाद में क्या हुआ, संस्कृत भाषा का यूज होने लगा तो धीरे धीरे आम लोगों से दूर होते गए।
और लाइफस्टाइल में चेंज आ गया। पहले सिंपल थी, डिसिप्लिन थी, उसके बाद धीरे धीरे कंफर्टेबल हो गई, वेल्दी लाइफस्टाइल हो गई। देन फोकस क्या था, पहले इक्वालिटी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। आगे आगे बढ़ते बढ़ते ये रिचुअल्स और आइडियल वर्कशिप पे चलेगी। ठीक है। सो हम कहें, इन शॉर्ट कहें तो बुद्धिज्म जिस सादगी और बराबरी के लिए शुरू हुआ था, वक्त के साथ वो उन्हीं बुराइयों का शिकार हो गया जिन्हें वो खत्म करने आए थे। ओके। और इन सारे कारणों के अलावा भी ऐसे कारण थे जिनकी वजह से बुद्धिज्म के अंदर गिरावट आई। मतलब कि सबसे ज्यादा जो माना जाता है कि जिसकी वजह से बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस कम हो गया, वो था वज्रायना ब्रांच की वजह से। ठीक है। और बाहर के देशों ने जो आक्रमण करा था उसकी वजह से। तो सबसे पहले वज्रायना के बारे में जाने, तो वज्रायना बुद्धिज्म का उदय हुआ। मतलब वक्त के साथ बुद्धिज्म में एक नई ब्रांच आई जिसे वज्रायना कहा गया। इसने धर्म के खत्म होने में सबसे बड़ा रोल निभाया है। ठीक है। वेल्थ और मटेरियलिज्म, धन दौलत, मतलब कि वज्रायना का फोकस बदल गया था। इसमें अमीरी और मटेरियलिज्म पर जोर दिया जाने लगा। और मोनेस्ट्रीज, मठ में बहुत ज्यादा पैसा जमा हो गया था, जिसकी वजह से महंगे रिचुअल्स स्टार्ट हो गए। इस ब्रांच में ऐसे कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स करे जाने लगे जिनमें बहुत पैसा और रिसोर्सेज लगने लगे। ठीक है। इससे जो धर्म पहले सादगी के लिए जाना जाता था, अब बहुत खर्चीला हो गया, जिसकी वजह से इसके अंदर काफी गिरावट आई। मतलब कि लोगों ने अब इसको चुनना थोड़ा बंद कर दिया, कम कर दिया, मतलब कि। ठीक है। और मोरल स्टैंडर्ड्स का गिरना, मतलब कि काइंडनेस, दया और अच्छे व्यवहार की जगह लोग स्पेशल नॉलेज और तांत्रिक पावर्स, मतलब शक्तियां हासिल करने में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे थे। ठीक है। इससे धर्म की मोरल वैल्यू कम हो गई और आम लोग इससे दूर होने लगे। अब इसके बाद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब अलग अलग बुद्धिस्ट ग्रुप जैसे वज्रायना और पुराने ग्रुप्स आपस में ही लड़ने लगे पावर और इन्फ्लुएंस के लिए। इससे आपसी फूट ने बुद्धिस्ट कम्युनिटी को कमजोर कर दिया। ठीक है। उसके बाद टर्किश इन्वेडर, मतलब कि टर्की ने हमला कर दिया। बुद्धिज्म के खत्म होने का एक आखिरी और बड़ा कारण था ये विदेशी हमला। मतलब कि वेल्दी टारगेट, बुद्धिस्ट जो मोनेस्ट्रीज हैं उस वक्त बहुत अमीर थी। ठीक है। तो टर्किश अटैकर्स को जब पता चला कि इन मठों में काफी ज्यादा सोना और धन है, तो उन्होंने इसे अपना निशाना बनाया। ठीक है। और इससे क्या हुआ कि बिहार और बंगाल के जो इलाके थे उनमें काफी मॉन्क्स मर गए। ठीक है। जो बच गए वो अपनी जान बचा के नेपाल और तिब्बत भाग गए। ठीक है। और 12th सेंचुरी तक आते आते सबका सफाया हो गया। मतलब कि इन आक्रमणों ये जो हमला हुआ और ऊपर से बताए गए इंटरनल कारणों की वजह से 12th सेंचुरी तक आते आते बुद्धिज्म अपनी जन्मभूमि मतलब इंडिया से लगभग खत्म हो गया। ओके। अब हम देखें कि जैनिज्म और बुद्धिज्म, इनके बीच का अगर कंपैरिजन देखें तो दोनों धर्म की शुरुआत एकदम कॉमन है। मतलब कि इन दोनों के कॉमन रूट्स हैं। ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों एक ही वक्त पर 6th सेंचुरी बीसी में शुरू हुए। इनका पैदा होने की वजह एक ही थी, सोशल रिएक्शन। मतलब कि लोग पुरानी वैदिक रिचुअल्स और ब्राह्मणास के डोमिनेंस से थक चुके थे। और दूसरा इक्वालिटी की तलाश थी। दोनों धर्म ने बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम को गलत बताया और कहा कि कोई भी इंसान अपने कर्मों से ऊंचा बन सकता है। ठीक है। और नॉन वायलेंस, मतलब कि दोनों ने अहिंसा, मतलब नॉन वायलेंस और सुप्रीम क्रिएटर भगवान का दुनिया बनाने का आइडिया जो था उसको रिजेक्ट किया। ठीक है। बुद्धिज्म और जैनिज्म में क्या फर्क है इसकी बात करें तो दोनों के बीच कुछ बड़े फर्क नहीं थे। मतलब कुछ कुछ ऐसे फर्क थे जिनकी वजह से इन्हें अलग बनाता है। जैसे कि जो पाथ ऑफ लिबरेशन है बुद्धिज्म के अंदर, तो बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग मिडिल पाथ उन्होंने बोला है चुनने के लिए, ना बहुत ज्यादा ऐशो आराम ना ही बहुत कष्ट। बट जो जैनिज्म है उसके अंदर बोला गया है कि कड़ी तपस्या करना और शरीर को कष्ट देना। और इनका स्प्रेड की बात करें तो जो बुद्धिज्म है वो ग्लोबल रिलीजन बन गया था। श्रीलंका, चाइना, जापान इन सब में फैल गया था। और इसके बाद जैनिज्म की बात करें तो जैनिज्म जो था वो ज्यादा इंडिया तक ही रहा। ठीक है। और कास्ट सिस्टम पे बात करें तो वर्ण सिस्टम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था किसने, बुद्धिज्म ने। बट जो जैनिज्म है उसने वर्ण सिस्टम को माना, पर कहा कि बुरे कर्मों से जो स्टेटस है वो नीचे होता है। ठीक है।
अब क्लोथिंग की बात करें तो बुद्धिज्म के अंदर मॉन्क्स कपड़े पहनते थे और जैनिज्म के अंदर दिगंबरस मतलब बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते थे। ठीक है, दोनों के अंदर ये फर्क है। ओके, अब हम बात करें बुद्धिज्म के बारे में। तो हमने जान लिया बुद्धिज्म का पतन क्यों हुआ था, हमने जाना इसके पीछे क्या कारण थे, इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उनमें ही चेंजेस आ गया था। ठीक है, जो सादगी थी वही चली गई थी। और वज्रायना ब्रांच का आना, ठीक है, धर्म को मैजिक और वेल्थ से जोड़ दिया था। मॉन्क्स अमीर हो गए, भ्रष्ट हो गए, और इंटरनल फाइटिंग्स ने, टर्किश अटैक ने। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि भले ही ये धर्म वक्त के साथ बदले या फिर कमजोर हुए, लेकिन उन्होंने भारत को काफी कुछ दिया है। ठीक है, जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब अजंता और एलोरा की गुफाएं और शानदार मूर्तिकला। ठीक है, और लैंग्वेज जैसे कि पाली, प्राकृत सॉरी, और कन्नड़ भाषाओं का विकास हुआ। और फिलोसफी की बात करें, इन्होंने दुनिया को बताया कि शांति और सच्चाई का रास्ता रिचुअल से नहीं बल्कि खुद के कर्मों से मिलता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इन शॉर्ट में बोले तो गौतम बुद्ध जो है वो 567 बीसी में उनका बर्थ हुआ, ये याद रखना। और 35 की उम्र में ज्ञान मिला और 8 फोल्ड पाथ सिखाया उन्होंने। ठीक है, इनकी डॉक्ट्रिन्स की बात करें बुद्धा की तो 4 नोबल ट्रूथ्स हैं, और मिडिल पाथ है, और अहिंसा है। और डिक्लाइन क्या हुआ बुद्धिज्म का, क्योंकि वेल्दी में मोनेस्ट्रीज की वजह से, संस्कृत का वापस आना, और टर्किश इन्वेशन। ओके, तो हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मैंने आपकी यूनिट 1 कंप्लीट करा दी है। अगली वीडियो में मैं आपकी यूनिट 2 कराने वाली हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।